नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो हिंदी साहित्य लेखन से वस्तुनिष्ठ क्विज़ जो बनते हैं वो हमने काफ़ी सारे बना के उसकी क्विज़ हमने आपको करवा दी है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट हो रहा है हिंदी का आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल में प्रश्न चल रहे हैं और आपने अगर अपना टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आप इन वस्तुनिष्ठ क्विज़ को आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप जब अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद क्विज़ लगाते हैं तो क्विज़ लगाने में अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप कई ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पढ़ लिया या फिर वो वस्तुनिष्ठ क्विज़ वो सोचते हैं कि हमारे पास कम समय है और हम वस्तुनिष्ठ क्विज़ पढ़ लें, तो यकीन मानो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आदिकाल भक्तिकाल आपका ऐसे निकल सकता है लेकिन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए पहले आप अपना कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर जाके वस्तुनिष्ठ क्विज़ लगाओ। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आदिकाल हिंदी साहित्य की तरफ। तो उसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को देखो, आदिकाल में नामकरण से संबंधित बहुत सारे विवाद हैं, हर किसी ने अलग अलग नामकरण दिए हुए हैं। तो सत्येंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गिरियर्सन ने, मिश्र बंधु ने। इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या आदिकाल की हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल कहा था। दूसरा प्रश्न आ रहा है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या फिर आरंभिक हिंदी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या? अवहट, याद रखना। और इसका सबसे ज़्यादा ये प्रश्न जो बनता है ना, भोला शंकर व्यास पे बनता है और एक बनता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर। किस पे बनता है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो हिंदी का आरंभिक रूप है उसको क्या बोला है? अपभ्रंश, मतलब कि जो अपभ्रंश निकली है बोला उसने, वो बोला है पुरानी हिंदी से बोला। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी को और अपभ्रंश को दोनों को अलग अलग मानते हैं, याद रखना इस चीज़ को भी। ठीक है, तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न बन रहा है, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना है। क्या बोल रहा है? राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना क्या है? हिंदी प्राचीन काव्यधारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, या फिर हिंदी का भाषा विकास। तो हिंदी का भाषा विकास तो इनकी है भी नहीं वैसे भी, है ना। और ये दोनों रचनाएं किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर जा रहा है सी, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। ठीक है, चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। मतलब कि उन्होंने क्या बोला था, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं और अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बोला था कि जो आदिकाल है उसका 150 वर्ष का जो इतिहास है ना, उन्होंने आदिकाल के लिए एक शब्द बोला था, अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग है। अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति कहने का मतलब था कि 150 वर्ष के इतिहास में उन्होंने बोला कि जो ये साहित्य लिखा गया है हम किसी भी एक तरफ नहीं जा सकते। उनमें धार्मिक रचनाएं भी मिलती हैं और उसमें रासो रचनाएं भी मिलती हैं, उसमें राजग्रंथ भी मिलते हैं, उसमें श्रृंगारिक रचनाएं भी मिलती हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, इसको हम आदिकाल को हम किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत नहीं डाल सकते हैं। तो इन्होंने बोला था अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं उसे? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग बोला था उन्होंने। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत सारे व्याघात हो चुके थे। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर का प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान। तो दोस्तों कौन है? रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 6 है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम से प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन थे? आदि काल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल या बच्चन सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह ने क्या बोला? आदिकाल के लिए अपभ्रंश कालतः जातीय साहित्य का उदय है, बच्चन सिंह ने बोला है। प्रश्न संख्या 7 है,
प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला ऑप्शन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्य धारा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपका ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, दोहा चौपाई पद्धति, क्या बोला? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई या सरहप्पा? तो दोस्तों 8वां आंसर का आंसर क्या है? सरहप्पा। सरहप्पा। याद रखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि बोला है और निर्विवाद ही हिंदी का सबसे पहला कवि भी, हिंदी साहित्य का पहला कवि भी सरहप्पा को ही माना जाता है। जो 84 सिद्ध थे उनमें पहले सिद्ध है ये, ठीक है, सरहप्पा। सरहप्पा का जन्म कब और का है? 769 ईस्वी में, ठीक है, 769 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बन रहा है आपका 9वां, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि। जैन, याद रखना, जैन। जैन की कौन है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या उद्योतन सूरी? तो इसका सही आंसर क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू। याद रखना दोस्तों, 783 ईस्वी में इनका जन्म उनका है, स्वयंभू। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि बोला है। ये अपभ्रंश की इनकी पहली जो रचना है, पौमचर्यु अपभ्रंश की भी पहली रचना मानी गई है। जैन राज काव्य परंपरा की भी वो पहली रचना मानी जाती है दोस्तों, स्वयंभू की पौमचर्यु, ठीक है। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता किसके? बौद्ध और सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता। यह संपादन का कार्य शुभारंभ किया था प्रबोध चंद्र बागची ने, बेंडल ने, कर्नल टाड ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बेंडल ने, ठीक है, बेंडल ने ही बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता माने गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया था? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया था? बोधगान और दोहा। दोहा को हिंदी काव्य धारा या चर्यापद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि देखो हिंदी काव्य धारा 1944 की, मैं पहले बताता हूँ तुमको, 1944 की है। राहुल सांकृत्यायन की रचना कौन सी है? बोधगान। ये हिंदी काव्य धारा है। बोधगान और दोहा तो प्रबोध चंद्र बागची का था, ठीक है, और दोहा को सरहप्पा की है। चर्यापद किसकी है? ये चर्यापद उसकी है, डोम्बीपा की नहीं है, कणप्पा की भी नहीं है, NCV महामुद्रा वज्र योगिनी है इसकी, और चर्यापद है MV से। चर्यापद का डोम्बीपा की, आई थिंक, नहीं डोम्बीपा की तो नहीं हो सकती है। जो भी है मैं बता देता हूँ आपको, सरहप्पा सबरपा की है ये, ठीक है, सबरपा की है रचना है। आप ये बोल रहे होंगे कि आप भी सोच रहे होंगे ये सोच के बता रहा है कि फिर कैसे बता रहा है। तो दोस्तों इनकी ना ट्रिकें होती हैं। जब आप सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने कई सारी ट्रिक बनाई हुई है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। ट्रिक कैसे काम करेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न बन रहा है 12वां प्रश्न क्या बन रहा है? पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है और जो इनके पतन का कारण भी बनता है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य या सिद्ध साहित्य? तो दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिद्ध साहित्य। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सिद्ध साहित्य। इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण ही क्या हुआ था, नाथों ने इनसे अपनी पद्धति थी या फिर अपना वर्ग था वो अलग कर दिया था गोरखनाथ ने। लेकिन जो गोरखनाथ हैं उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था कि गृहस्थ के प्रति अनादर भाव और रूखापन ही इनके पतन का भी कारण बनता है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाथों के लिए वो कोटेशन बनती है। अगला प्रश्न जनना 13वां प्रश्न बनता है, सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा में हर प्रसाद शास्त्री। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको क्या बोल दिया था अभी, पंचमकार यहीं कहीं पे मैंने बौद्ध गान और दोहा के लिए प्रबोध चंद्र बागची बोला था ना, लेकिन वो हरप्रसाद शास्त्री है, सॉरी, हरप्रसाद शास्त्री
हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है? सिद्धों के चर्या गीत और दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने कब किया था? तो दोस्तों 1917, 1920, 1897 या 1957। तो इसका सही आंसर क्या है? 1917। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, कणप्पा, सरहपाद या लुइपा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सरहप्पा। दोहा कोश इधर याद रखना, सरहप्पा ने 32 ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। सरहप्पा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 32। और दोहा कोश इनका बहुत फेमस है, और दोहा कोश को ही किसने प्रकाशित किया था या संपादित किया था? तो इसको किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। माफ़ी चाहूँगा कि पहले मैंने प्रबोध चंद्र को किसी और में डाल दिया था, लेकिन सरहप्पा का संपादन किया था किसने? प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न देखते हैं। पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृपकाज, उक्ति किसकी है? जगनीक, विद्यापति, नरपति नाल और चंद्रबरदाई। तो ये तो हम सबको पता है चंद्रबरदाई की है पुस्तक जलहण। चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम क्या है? जलहण। वो पृथ्वीराज रासोन के हाथ में देकर जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ वो लेके जाते हैं, अपने साथ कौन सी जगह ले आते हैं वो, गजनी के साथ, गजनी है कुछ स्थान का नाम है वहाँ, उन्हें वो लेके चले जाते हैं। तो चंद्रबरदाई भी उनके साथ चले जाते हैं और पुस्तक किसको दे देते हैं? जलहण को दे देते हैं। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? 16वीं आ रही है। प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? किसने आदिकाल को कौन सा काल? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, गिरियर्सन ने, मिश्र बंधु ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन। संदेश रासक के रचयिता कौन है? देखो, संदेश रासक स्वयंभू की, अब्दुल रहमान की, हेमचंद्र की, शरांगधर की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान। और याद रखना इस चीज़ को कि पहला मुस्लिम लेखक जिन्होंने अपनी रचना में अपभ्रंश का प्रयोग किया था तो अब्दुल रहमान है। हिंदी में पहला अपभ्रंश में लिखने वाला मुस्लिम लेखक अब्दुल रहमान। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसको बोला? अब्दुल रहमान को बोला। और संदेश रासक जो है ना, ये विक्रमपुर की वियोगनी की विरह गाथा है। देखो 3 बार वी बनाएंगे आप। विक्रमपुर की वियोगनी की विरह गाथा थी। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में बोलते हैं इसको, और 13वीं सदी का पूर्वार्ध में इसका वर्णन है दोस्तों, ठीक है। विरह रचना है ये एक प्रकार से। अगला प्रश्न की तरफ बनते हैं। 18वां प्रश्न बन रहा है आपका, राहुल वेल किसकी कृति है? राहुल वेल बहुत बार पूछा जाता है यूजीसी नेट के अंतर्गत के। राहुल वेल रोडा, राम सिंह, स्वयंभू, पुष्पदंत? तो ये रोडा की है। और राहुल वेल 10वीं सदी की रचना है दोस्तों। कब की सदी की रचना है? 10वीं। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? शिलांकृति, शिल पर अंकित है ये, ठीक है, शिल पर, पत्थरों पर अंकित है ये। और दूसरी चीज, पहली नक्शिक रचना है ये, पहली नक्शिक रचना है। नक्शिक मतलब जिसमें कि नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया गया है, नक्शिक वर्णन है। इसमें याद रखना 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द भी इसमें मिलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रोडा ने लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, जो इतने प्रश्नों में इतनी डिटेल्स मिल रही है ना आपको, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपको हर रचनाओं में इतने फैक्ट पता होने चाहिए, तभी जाके आपका काम बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था? पुहकर ने, पुष्पदंत ने, सारंगधर ने, अमीर खुसरो ने? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। इसका आंसर क्या है? सारंगधर ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न होता है 20वां, औघड़ का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? वैष्णव मत से, गौरख से, जैन मत से, रामानुज से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि गोरखनाथ से, ठीक है। नाथ संप्रदाय के थे। भू परिक्रमा की रचना किसने की है? विद्यापति, खुसरो, देवसेन या सुमतिगण? तो दोस्तों विद्यापति ने की है, ठीक है। विद्यापति भी बहुत, मैंने हर किताब में उनका जन्म अलग से अलग आता है। जैसे 1350 से 1450 जो हमें नॉर्मली मिल ही जाता है विद्यापति का। विद्यापति ने ही 16, याद रखना, 16 उपाधियां धारण की हुई थी। इनकी उपाधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कवि शेखर है, कवि कंटारण है, खेलन कवि है ना, बहुत सारी इनकी वो हैं उपाधियां हैं इन्होंने जो लेर की है। और इनकी एक रचना और ज़्यादा पूछी जाती है, पदावली से बनते हैं कृष्ण, या फिर कीर्ति लता या कीर्ति पताका से बनते हैं। वो अवट के प्रयोग की हुई है दोस्तों, ठीक है। ये संस्कृत की रचना है इनकी, भूख परिक्रमा। आगे बढ़ते हैं। हरिचरित्र के रचनाकार कौन है?
चंद, लालच दास, व्यास कवि या मेरुतुंग। तो हरिचरित्र दोस्तों किसका लिखा हुआ है? हरिचरित्र लिखा हुआ है लालच दास का, ठीक है। हरि का चरित्र कैसा है? लालच वाला है, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे कि हरि का चरित्र कैसा था? लालच वाला था। 23वां प्रश्न बनता है, नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? लालचंद्र, लालच दास, रोडा या व्यास कवि? तो नल दमयंती कथा किसने लिखी है दोस्तों? व्यास कवि ने लिखी हुई है, ठीक है। जब आप भक्ति काल पढ़ोगे, भक्ति काल में भी आप जब सूफी पढ़ते हैं तो तब वहाँ पे ये आता भी है, नल दमयंती कथा व्यास कवि की है दोस्तों। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि अभी मैं तुम्हें बता के गया हूँ, राहुल सांकृत्यायन ने किसको बोला था? सरहपा को बोला था। आदिकाल का उनको प्रथम कवि का दर्जा भी इनको प्राप्त है। 24वां प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरहपा। इस प्रश्न में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इनकी डिटेल में बता रखी है मैंने आपको। 25वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे बोला है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन है, देखो ये 24वें का ही अगला स्टेप है, ठीक है। जोइंदू, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो देखो सरहपा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर एक चीज समझ के चलना, ठीक है। अब देखो स्वयंभू को बोला है राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू को पहला किसने बोला था? राम कुमार ने बोला है। और पुष्पदंत को किसने बोला था? शिव सिंह सेंगर ने। कहाँ गया? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि है। आदिकाल का है या हिंदी का पहला कवि किसे बोला? पुष्पदंत को बोला, ठीक है। और 7वीं सदी बोला था उसको, 7वीं सदी का बोला था। स्वयंभू भी 8वीं सदी के हैं। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफी चाहूंगा। प्रश्न है कौन सा आपका? 26वां प्रश्न है, शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी। देखो जो रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने क्या बोला? जो साहित्य का जो लेखन हुआ ना, वो 2 प्रकार से हुआ। एक तो बोला ना अपभ्रंश की रचनाएं, अपभ्रंश की। दूसरा ना बोला देश भाषा की, ठीक है। अब देखो शुक्ल ने देश भाषा की संख्या बनी 8, 12, 10, 12, 8 और 6। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। तो देश भाषा में इन्होंने बोली थी 8 और अपभ्रंश की बोली थी 4। और इन्होंने 12 ही रचनाओं को साहित्यिक रूप में इनको अंदर रखा था आदिकाल के अंतर्गत। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंदर कितनी रचनाओं को साहित्यिक दृष्टि से रखा है? तो साहित्य की श्रेणी में रखा है तो न 12 रचनाओं को ही रखा था, जिसमें से कि 8 तो देश भाषा की थी और 4 जिसकी थी किसकी थी? अपभ्रंश की थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? रहस्य अनुभूति से, रहस्य से, रसायन से, रासक से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का बी उत्तर हो जाएगा। किससे मानी है? रहस्य से मानी है, ठीक है। रासो और रास, ये रासो शब्द है ना, इधर समझ लो। रासो और रास में अंतर क्या है? राज ग्रंथ और रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथ वो होते हैं जो चारण कवि द्वारा लिखे जाते हैं, मतलब कि आश्रित कवि, जो किसी राजाओं की दरबार में आश्रित कवि रहते थे और उनमें राजाओं का वर्णन बड़ा चढ़ाकर शौर्यपूर्व से रखते थे। जैसे हम बोलते हैं ना शौर्यपूर्ण, उनकी हर चीज़ में उनकी बढ़ाई कर देना, बड़ा चढ़ा के लिख देना। तो वो वैसे ग्रंथ क्या बोले जाते थे? रासो। और जो साधु लोग होते थे, संत लोग होते थे, या फिर धार्मिक या फिर सांप्रदायिक कह सकते, सांप्रदायिक रचनाएं, या धार्मिक अपने धर्म को बढ़ाना, उसको प्रचार करना, उसका प्रसार करना, उसके लिए जो रचनाएं लिखी जाती थी वो रास रचनाएं लिखी जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो रासो और रास का भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो रासो की बात कर रहा है कविराज श्यामल दास ने। रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? रहस्य से मानी है। 28वां प्रश्न पढ़ते हैं, कविराज श्यामल दास ने रासो की उत्पत्ति तो रहस्य से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? अब एक चीज़ याद रखना, ये दोनों ना एक जैसे ही हैं। कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने भी रासो की उत्पत्ति किससे मानी थी? फिर जब दोनों सेम है तो रहस्य से मानी थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर यह आ गया नरोत्तम दास। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है किससे? रसायन से, राजयस से, रासक से, या फिर रसिक से? तो दोस्तों याद रखना, इन्होंने बोली है आपकी रसिक से। किससे मानी है? रसिक से मानी है। अगला प्रश्न बनता है इसमें, रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। किससे मानी थी? रसायन से, रहस्य अनुभूति से, रास से, राजयस से। तो उसका क्या हो जाएगा उत्तर? सही, रसायन से। अगला प्रश्न आ रहा है 31वां, नेमिनाथ रास के रचयिता हैं। नेमिनाथ रास की रचयिता किसने लिखी है? सुमति गण,
डोम्बिपा, जिनदत्त सूरी और सोमप्रभ सूरी। तो नेमिनाथ रास किसने लिखी है दोस्तों? सुमति गढ़ी ने लिखी है। किसने लिखी है? आपकी सुमति गढ़ी ने लिखी है। और याद रखना 1213 में लिखी थी, याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न आ रहा है, दवंगे पुराण के रचनाकार कौन है? दवंगे पुराण राजशेखर, भटकेदार, भीम कवि है, श्रीधर। तो दवंगे पुराण जो लिखी है वो लिखी है भीम कवि ने लिखी है। किसने लिखी थी दोस्तों? भीम कवि ने लिखी है दवंगे पुराण। अगला प्रश्न आ रहा है 33वां, योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या। योगचर्या किसकी है? डोम्बिपा की, लुईपा की, सबरपा की, सरापा की। तो याद रखना, मैंने कैसे याद रखा है? डोम्बिपा की याद। कैसे लिखा है? डोम्बिपा की याद आ गई। डोम्बिपा की याद आ गई। डोम्बिपा का मतलब क्या? देखो, या से हो जाता है योगचर्या, ए से हो जाएगा अक्षर दी को उपदेश, और डी से हो जाता है डोम्बी गीतिका। ठीक है दोस्तों, डोम्बिपा की 3 रचनाएं हैं, मुख्य रूप से हम याद रखेंगे। डोम्बिपा की याद से योगचर्या, अक्षर दी को उपदेश और डोम्बी गीतिका। 840 का इनका जन्म है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न आ रहा है आपका, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू लिखित, महापुराण, पौमचर्यू, भविष्यत कथा, पदावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बता के गया हूँ आपको, स्वयंभू। ठीक है, राम का वर्णन है, और अपभ्रंश का इनको वेद व्यास भी बोला गया है। और अपभ्रंश का अपभ्रंश, इस रचना को अपभ्रंश की रामायण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश की रामायण भी बोला जाता है इसको। और बोला किसने था ये अपभ्रंश की रामायण? मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट कर देना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि अपभ्रंश की रामायण इसको किसने बोला था। अगला प्रश्न आ रहा है, आला खंड के रचयिता। आला खंड के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदायी, जगनिक, नरपति नाल या सारंगधर। तो आला खंड को ही दोस्तों याद रखना परमाल रासो भी बोलते हैं। परमाल रासो भी बोला गया है। ठीक है, आला खंड, क्योंकि इसमें आला और उदल 2 वीर सैनिक है जिनकी वीरता का वर्णन पद के रूप में किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चंद्रप्रदायी, जगनिक, नरपति नाल या सारंगधर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जगनिक। जगनिक। देखो, परमाल रासो के नाम से ना इसका जो पहले ये आई थी आला खंड के नाम से। ऐसा था कि फर्रुखाबाद के थे कहीं के चार्ल्स इलियट है हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, चार्ल्स इलियट ने ना 1865 के समथिंग, 1865 के समथिंग इनको सबसे पहली बार ना प्रकाशित किया था। जिलाधीश थे वो, कहीं के जिलाधीश थे वो। तो उन्होंने 1865 में इसको आला खंड के नाम से प्रकाशित किया था। बाद में इसको ना परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित किया था। ये भी तुम्हें याद रखना कि परमाल रासो को श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित किया था। और आला खंड के नाम से, वैसे तो क्वेश्चन आला खंड से ही बनता है इसका। आला खंड से चार्ल्स इलियट जो है फर्रुखाबाद के जिलाधीश ही हैं वो, या कलेक्टर है, उन्होंने 1865 में इसको क्या करा था? प्रकाशित किया था। जगनिक की ये रचना है परमाल रासो। ठीक है, वीरता वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न बनता है 36वां प्रश्न बनता है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचना किसने किया? पाहुड़ दोहा, धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह या फिर जय सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, राम सिंह, मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह का जन्म है 1000 संवत के समथिंग जाता है, 1052 के समथिंग जाता है, 1000 तक मान लीजिए आप, 10वीं सदी मान लो। पाहुड़ दोहा, ठीक है, पाहुड़ दोहा लिखी है राम सिंह ने। तो अब प्रश्न हो चुके हैं हमारे समाप्त। 36 प्रश्न हमने कर लिए हैं। टाइमिंग हमारी कितनी हुई है? 23 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है वीडियो टाइमिंग। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। कुछ गलतियाँ जरूर मुझसे हो जा रही, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी अपनी पहले, तो 1-2 फैक्ट कहीं ना कहीं मुझसे गलत हुए हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। तो आप अगर वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको भी वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता लग सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें हो क्या रहा है। दरअसल मैं लिख कुछ रहा था, और एक फैक्ट ऐसा भी आता कि मैंने लिखा बिल्कुल सही था, और जल्दबाजी में बोलने में क्या हो गया, मैं अगला ऑप्शन बोल गया उसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लेना मैं लिख क्या रहा हूँ, क्योंकि लिखने में भी मैं लिखता थोड़ा सही हूँ उसमें, और थोड़ा बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो माफ़ी चाहूँगा उन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे तो मैं उसके अगली वीडियो में चीज़ें बता भी दे रहा हूँ कि इसमें एक फैक्ट गलत हो गया था। ठीक है, इतनी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक प्रश्न मुझे लगता है कि गलत हो चुका था, वो मैंने अगली ही वीडियो में उसको बता दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपने देखो मेरा ये देखो कहाँ गया, हिंदी विथ
सूरज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिंदी विद सूरज को आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट कर देंगे कि आपको किस टॉपिक से संबंधित क्विज चाहिए। मैं आपको वहाँ से उसी टॉपिक से क्विज में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। हालांकि ये सीरीज़ तो मेरी पूरी चलेगी, अब 10 की 10 यूनिट तक चलेगी। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं 2 या 3 घंटे बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।